रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। इस ब्लॉग के अंदर दो खबरें, दोनों ही बहुत बड़ी और अहम खबरें हैं। एक तो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आ गया है मखसूस नशिस्तों को लेकर। जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जिनकी क्लेमेंट थी वो आज सुबह समाअत हुई। कल जो वकला ने पीटीए किया और जो वो तनकीद की जद में आए, उसके बाद आज अली ज़फ़र साहब पेश हुए और उस फैसले के ऊपर बात करेंगे, बड़ी खबर है। दूसरा, मरियम नवाज़ साहिबा के भाई हसन नवाज़ साहब, हुसैन नवाज़ साहब, नवाज़ शरीफ साहब के साहबजादे, जो कि पाकिस्तानी शहरी नहीं थे, जिनके ऊपर यहाँ का कानून का इतलाक़ नहीं होता था, लेकिन वो बात है 2017 की, वो वापस आ गए हैं, आज अदालत में पेश हुए हैं और वो सारी कार्रवाई जो है वो आपके सामने रख देता हूँ। लेट्स स्टार्ट विद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पाकिस्तान के अंदर हर सूबे के अंदर, बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, बाकी हर जगह पे दे परफॉर्म्ड वेल। पंजाब में, केपी में तो खैर बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने, मरकज़ की सीटें, सूबाई सीटें काफ़ी ज़्यादा जीती। अब कहानी उनकी चली आ रही थी मखसूस नशिस्तों की, और मखसूस नशिस्तों के ऊपर उनको थोड़ा सा एज मिला, स्टे ऑर्डर मिला उनको के हाई कोर्ट, जो पेशावर हाई कोर्ट है वहाँ से उनको मिला। उसके बाद बड़ी तनकीद हुई पेशावर हाई कोर्ट के ऊपर, साफियों की जानिब से अटैक कर दिया गया, यलगार कर दिया गया कि पेशावर हाई कोर्ट कैसे के फैसला दे सकती है, उनकी डोमेन ही नहीं बनती, ये नहीं बनती, वो नहीं बनती। उसके बाद क्लैरिफिकेशन भी आ गई पेशावर हाई कोर्ट की कि जनाब हमने फैसला के की हद तक दिया है, क्योंकि हम पेशावर हाई कोर्ट है, हमारा ज़्यादा मामला या हमारा असर सूख जो है वो के की हद तक है, हमने फैसला के की रिजर्व सीटों की हद तक दिया। मामला चलते रहे, कल इसके ऊपर बहस होती रही, कल दलाइल होते रहे इसके ऊपर सारे, और कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला बाबर अवान साहब और अली ज़फ़र साहब पेश नहीं हो सके, वो इस्लामाबाद में थे, और उसके बाद बड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया। आज फिर सुबह दलाइल दिए गए, बहस हुई, और आज जनाबे वाला अदालतों ने कुछ देर पहले 11 बजे के करीब फैसला महफूज कर लिया कि 1 बजे फैसला सुनाया जाएगा। फाइनली फैसला सुना दिया गया है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए शॉकर है, और वो तमाम लोग जो ये मखसूस नशिस्तों वाली सारी सियासत में अपना अपना हिस्सा मांग रहे थे और उनके जो मौक़िफ़ की तायीद कर दी है आज पेशावर हाई कोर्ट ने। पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक दरखास्तें खारिज कर दी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक दरखास्तों पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने की। पेशावर हाई कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र के दलाइल का आगाज़ किया। इसमें कहानी क्या थी? टेक्निकल नुक्ता एक था जिसको मैं आपको आसान सा करके समझा दूं। टेक्निकल नुक्ता इसके अंदर एक था कि पेशावर हाईकोर्ट बार बार उनसे पूछ रही थी कि क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने एज अ पार्टी, एज अ पॉलिटिकल पार्टी कोई इलेक्शन लड़ा, इस दफ़ा किसी एक सीट के ऊपर इलेक्शन लड़ा? तो उसके ऊपर जवाब है नहीं। और दूसरी तरफ इसके ऊपर कहानी क्या थी कि बैरिस्टर अली ज़फ़र एक चीज़ के ऊपर परसिस्टेंट थे कि जनाबे वाला उन्होंने इलेक्शन लड़ा या नहीं लड़ा, लेकिन उनके पास इलेक्शन लड़ने का इख्तियार मौजूद था, उनके पास इंतखाबी निशान मौजूद था। ये मुकम्मल नुक्ता था, टेक्निकल नुक्ता था, जिसके गिर्द आज की बहस घूमी है। और यही नुक्ता था जो बहुत सारे माहिर कानून भी पहले सामने रख रहे थे कि सवाल एक ही पैदा होगा, क्योंकि ये तशरीह की जानी थी। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के ऊपर इलेक्शन एक्ट, आइन खामोश होता है, वहाँ पर अदालतों ने तशरीह करनी होती है, अदालतों ने आसान करना होता है उस कानून को कि अच्छा ये मतलब हो सकता है, ये मतलब हो सकता है, ये मतलब हो सकता है। जिस तरह बल्ले वाला निशान था, टेक्निकल बुनियादों के ऊपर तहरीक इंसाफ को नॉकआउट किया गया वहाँ पर, लेकिन अगर वो बल्ले का निशान थोड़ा मार्जिन देकर, 4 दिन का टाइम देकर दे दिया जाता कि अब दोबारा इलेक्शन करवाओ जाकर, चीफ जस्टिस साहब की जानिब से दे दिया जाता है दैट टाइम, तो फिर उसमें नज़रिया ज़रूरत का मिक्सर आ जाता था। लोग कहते हैं जी नज़रिया ज़रूरत के तहत ये किया जा रहा है, आइन और कानून की बालादस्ती नहीं है। इस तरह की बहुत सारी कहानियाँ इस तरह। अब यहाँ पर तहरीक इंसाफ का ये भी चांस जो है ये ख़त्म हो चुका। मैं पहले दिन का कह रहा हूँ कि इन मखसूस नशिस्तों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना किसी सूबे में, ना मरकज़ में हुकूमत गिरा सकती है, ना बना सकती है। जहाँ पर वो सेफ हैं वो वहाँ पर सेफ ही सेफ हैं, वो है के के। प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम सेनेट का इलेक्शन था। सेनेट के इलेक्शन में मखसूस नशिस्तों से एक आधी सीट तहरीक इंसाफ की या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की बढ़ सकती थी, जिसको माइनस पहले ही कर दिया गया था। बाकी सूबों में, पंजाब में भी हल्फ उठा लिया, मरकज़ में भी हल्फ उठा लिया, मखसूस नशिस्तें जो ऐड हुई थी। एंड आज ये जो बॉल थी के पेशावर हाई कोर्ट के कोर्ट में, वो भी उठाकर बाहर फेंक दी गई। मैं यहाँ पर एक चीज़ कहने की इजाज़त दीजिए मुझे कि जो भी सियासी लीडरान तहरीक इंसाफ को लीड कर रहे हैं, वो वकला हैं जो भी हैं, बड़े नॉन टेक्निकल और बड़े नाइव और बड़े लाइल्म किस्म के लोग हैं। ये सारे पॉइंट्स हर सहाफ़ी को समझ आ रहे थे कि कहाँ कहाँ, क्योंकि आपने इंप्रेशन देखना होता है ना कि इंप्रेशन किस तरफ जा रहा है। लेट्स से कि जी आप हवा आपके मुखालिफ है,
तो आपको उतना ज़्यादा मोहतात होकर चलना पड़ेगा। लेकिन आप दरवेश लोग थे, आपने इलेक्शन करवाए, इलेक्शन में लूप होल छोड़ दिया आपने, और बाकी जमातों के ऊपर भी बहस होती रही इसमें, जी बाकी जमातों की इलेक्शन, और भाई हर जमात का कॉन्स्टिट्यूशन अपना अपना होता है, हर जमात का। बाकी जमातें जो थी वो ज़ेर अताब नहीं थी, आप लोग ज़ेर अताब थे, आपको मजीद मोहतात होना चाहिए था, आपको बाकी सियासी जमातों से कहीं ज़्यादा मोहतात होना चाहिए था। दूसरी खबर जनाबे वाला, हसन और हुसैन नवाज साहब, नवाज शरीफ साहब के साहबजादे, मरियम नवाज साहबा मैडम मुख्यमंत्री जो है हमारी पंजाब की, उनके भाई वो पाकिस्तान वापस आ चुके हैं, बड़े सालों के बाद तशरीफ़ लाए। पहली बड़ी स्टेटमेंट तो जनाब उन्होंने दी कि मेरा किसी हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है, हुसैन नवाज साहब ने फरमाया। फर्दर उन्होंने फरमाया, जुडिशल कॉम्प्लेक्स में एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में आज वो पेश हुए थे, उन्होंने फर्दर जो बड़ी बात की, जो बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, और कॉन्ट्रोडिक्शन कहाँ से आती है मैं आगे चल के उसके ऊपर बात करता हूँ। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए हुसैन नवाज ने कहा कि मैंने कभी नहीं कहा कि मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, मैं पाकिस्तानी शहरी हूँ, मेरे पास किसी और मुल्क का कोई पासपोर्ट नहीं है। उसके बाद फिर कमरा अदालत के अंदर भी उन्होंने गुफ्तगू की, उन्होंने कहा जी 12 अक्टूबर 1999 को सियासी इंतकाम लेना शुरू किया गया हमसे, ब्ला 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 ब्ला। मरियम नवाज साहिबा 2017 को 10वें महीने में, गालिबन 10वें महीने में फरमा चुकी हुई हैं, जब मरियम औरंगजेब उनके राइट पे, आसिफ किरमानी साहब उनके राइट लेफ्ट पे, पीछे फैसल खोखर साहब जो आजकल नौजवान वजीर खेल है हमारे पंजाब के, ये तमाम लोग खड़े हुए हैं, और मरियम नवाज साहबा फरमा रही हैं कि मेरे भाई मुल्क से बाहर रहते हैं, उनके ऊपर यहाँ के कानून का इतलाक नहीं होता। एंड ऑफ द स्टोरी, कि इनको वो मेरी यहाँ तो क्या, बाहर तो क्या, यहाँ पर भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, वो वाली कहानी कि मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं कि मेरे भाई जो है वो पाकिस्तान में रहते ही नहीं है, वो तो बैरून मुल्क रहते हैं, तो उनके ऊपर यहाँ के कानून का इतलाक ही नहीं होता। एंड ऑफ द स्टोरी, मतलब दे आर नॉट पाकिस्तानी, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरे पास ग्रीन पासपोर्ट है, मैं अमेरिका में रहता हूँ, मैं लंदन में रहता हूँ, मैं कनाडा में रहता हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ, दुबई में रहता हूँ, भाई मेरे ऊपर यहाँ के जिस मुल्क का पासपोर्ट है उसका कानून का इतलाक तो होता है ना। तो जब आपने ये कह दिया था कि इनके ऊपर यहाँ के लोकल कानून, डोमेस्टिक लॉज का इतलाक ही नहीं होता, तो इसकी सादा तशरीह ये थी कि ये पाकिस्तानी नहीं है, ये ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर हैं या ये कोई और पासपोर्ट होल्डर है। और आज वो हुसैन नवाज साहब फरमाते हैं कि मेरे पास कोई और पासपोर्ट भी नहीं है, मैं तो पाकिस्तानी। मैंने कब कहा है कि मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ? मतलब अपनी बहन की स्टेटमेंट, मैडम मुख्यमंत्री की स्टेटमेंट जो है उसी को रद्द कर दिया। उन्होंने कहा जी मतलब इसका बादियो नज़र में ये बनता है कि जिसने कहा जाके उससे पूछो, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, मेरे पास तो एक ही पासपोर्ट है, मैं पाकिस्तानी शहरी हूँ। मैं इसको गलत बयानी कहूँ, इसको झूठ कहूँ, इसको मैं क्या कहूँ, मुझे नहीं समझ आती। मतलब यार ये सियासत के अंदर सियासतदान किस लेवल पे चले जाते हैं, मुझे नहीं समझ आती। और अगर हुसैन नवाज साहब आज ये कितने सालों के बाद 2017, आज मतलब गुड 7 ईयर्स, 7 साल के बाद कह रहे जी मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, तो जनाबे वाला जब आपकी हमशीरा ने फरमाया था कि आप यहाँ पर नहीं रहते, आपके ऊपर लोकल लॉज का इतलाक नहीं होता, तो जुरे वाला तब ही कहते ना कि भैन जी मेरे को पाकिस्तानी पासपोर्ट ही है, हाँ मैं उन बाहर बैठा हुआ, मैं कारोबार रहते कर रहे हैं, बट मेरे ऊपर इतलाक होता है। आप 7 साल के बाद आ जाकर क्लैरिफाई कर रहे हैं कि जी मेरे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है और मैंने कभी नहीं कहा कि मैं पाकिस्तानी नहीं। दिस इज़ पॉलिटिक्स, दिस इज़ पावर कॉरिडोर्स, कि जब आपके पावर कॉरिडोर्स में आप खुद एंटर हो जाते हैं तो फिर आपके लिए सब अच्छा है। ये वही सारे जो फ्लैगशिप रेफरेंसेस, वो अल अजीज़िया, ये वो एंड ऑल दैट, एवन फील्ड रेफरेंसेस, मतलब एवन फील्ड की रसीदें आज तक नहीं मिली हुसैन नवाज साहब को, हसन नवाज साहब को। 50,000 रुपये के मुचलकों में ज़मानत मिल गई इतने सालों के बाद। एंड दैट्स द कंट्री वी लिव इन। यहाँ पे अगर आप ताकतवर हैं, यू आर पावरफुल, तो आपके सामने सब अच्छा है, आप कुछ भी कह लीजिए, कुछ भी कहकर निकल जाइए। एक मेहरबानी कि जनाब डिजिटलाइजेशन का दौर था, डिजिटल मीडिया का दौर था, हर वो स्टेटमेंट पुरानी निकाली जा सकती है। जैसे ही मैंने ये खबर पढ़ी, ये कमर मेकन साहब ने वीडियो लगाई जिसमें ये फरमा रहे हैं हुसैन नवाज साहब कि मैं पाकिस्तानी हूँ और मेरे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, मेरे पास कोई और पासपोर्ट नहीं है। उसी टाइम के ऊपर मैंने वो गूगल करना स्टार्ट कर दी, मैडम मुख्यमंत्री की स्टेटमेंट, क्योंकि मुझे याद था कि मैडम ने वो फरमाया था कि मेरे भाई यहाँ पर नहीं रहते पाकिस्तान के अंदर और उनके ऊपर यहाँ का इतलाक नहीं होता। तो उसके बाद उसी 2017 के शोज़ निकाल लीजिए, मीडिया के अखबारात निकाल लीजिए, और अगर आप देखिए कि PMLN किस नैरेटिव के ऊपर, किस बयानिए के ऊपर काम करती रही कि जनाबे वाला किसी एक बंदे ने भी कहा था कि उनके ऊपर पाकिस्तानी लॉज का इतलाक होता है या वो पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर है, किसी एक बंदे ने भी कहा था। आखिरी खबर, जावेद लतीफ़ साहब PMLN के MNA हुआ करते थे, वजीर भी हुए, वजीर विदाउट एनी पोर्टफोलियो, जनाब को महकमा नहीं मिला था, प्रोटोकॉल वजीर का मिला हुआ था। जावेद लतीफ़ साहब ने रिसेंटली फरमाया है मतीउल्लाह जान साहब के शो में,
फरमाया उन्होंने कि यार मैं, मेरे कोई कॉन्टेक्ट्स थे, पता नहीं किस महकमे के कॉन्टेक्ट थे, मैं उसके ऊपर क्या बात करूं, क्योंकि उन्होंने नाम नहीं लिया तो मैं भी नाम नहीं लेता। तो मैं उनको कहता हूं कि यार मेरी रिकाउंटिंग ही करा दो 114 115 की, NA 114 एंड 115 की। तो वो आगे से मुझे पता है क्या जवाब देते हैं, वो कहते हैं ठीक है, हमने फिर अगर तुम्हारे हल्के की रिकाउंटिंग करवानी है तो हम NA 130 नवाज शरीफ के हल्के की भी काउंटिंग करवाएंगे। मतलब आगे से धमकी देते। तो इससे मतलब क्या हुआ कि साबित हो जाता है कि जनाबे वाला NA 130 का इलेक्शन डुबियस है। अगर जिस तरह जवेद लतीफ़ साहब कॉन्फिडेंट है तो फिर वो कहे कि भैया 130 एक की 10 बारी रिकाउंटिंग कराओ, नवाज शरीफ साहब वहाँ से जीते में। लेकिन कहानी ये नहीं है ना। जब वो कहते हैं ना कि वो, जब उनको ये धमकी लगे कि NA 130 की रिकाउंटिंग की बात करते हुए वो मुझे धमकी देते हैं, तो उसका मतलब है कि जब बक्से खुल जाएंगे, डब्बे खुल जाएंगे, थैले खुलेंगे, तो शायद नवाज शरीफ साहब के वोट उतने नहीं निकलेंगे जितने फॉर्म 47 एंड 8 क्लेम करते हैं। क्योंकि फॉर्म 45 तो इंटायरली डिफरेंट कहानी है, वो तो कुछ और ही कह रहे हैं। सो दैट्स द कंट्री वी लिव इन एंड दैट्स व्हाट यू कॉल पॉलिटिक्स। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जाते जाते मुझे एक चीज़ का बड़ा अफसोस है कि हम मुसलमान झूठ फ्रॉड तो सारे ही करते हैं, सारे सारे किसी गुनहगार लोग का, पर यार रमज़ान दे कोई ख्याल कर लिया करो, रोज़ा रख के, दाड़ियाँ रख के, लुक आफ्टर योरसेल्फ।